नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यूथ एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस एजुकेशन चैनल में आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और ऑल नोटिफिकेशन बटन दबाइए कि जैसे ही हमारा आने वाला सभी वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके। हम आज इस वीडियो में विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 चैप्टर 1 भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी कि 7वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पर था। यानी कि हमारा जो भारत देश है वो सारे संसार में अग्रिम यानी कि प्रथम चरण पंक्ति पर था। संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान था। सारे संसार में हमारे देश यानी कि भारत देश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित हो रहे थे। यानी कि देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से आश्चर्यचकित हो रहे थे। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में यानी कि भारत देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए उत्सुक थे। जबकि इसके पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापारी वायव्य सीमा से आते और व्यापार करते थे। यानी कि जबकि इससे पहले भी स्थल मार्ग यानी कि जमीन मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापार यानी कि देश विदेश से व्यापारी वायव्य सीमा से व्यापार करने के लिए आते थे। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे। स्थल मार्ग यानी कि जमीन मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करने के लिए आते थे, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया। यानी कि परिस्थिति में परिवर्तन आने लगा। इसके कारण स्थल मार्ग यानी कि जमीन मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया था, जिसके कारण यूरोपियन देशों में भारत की चीज वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती कपड़ा, मलमल कपड़ा, मिर्च मसाला, तेजपत्ता आदि की मांग बढ़ चुकी थी। जैसे कि भारत में चीज वस्तुएं जैसे कि रेशम यानी कि रेशम का कपड़ा, सूती कपड़ा और मलमल वो ढाका का बहुत प्रसिद्ध है। जो तीली होती है, तीली में उस कपड़ा आ जाता था। वो ढाका का प्रख्यात और सुप्रसिद्ध मलमल का ढाका का कपड़ा था। मिर्च मसाला, तेज पत्ता आदि की मांग बढ़ चुकी थी। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देशों ने भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि देश विदेश से आए कई लोग इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश यानी कि यूरोप के ज्यादातर देशों ने भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना बनाने का प्रारंभ कर दिया। यानी कि जल मार्ग खोजने की योजना बनाने लगे। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं, बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर 1.1 की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें भारत माता का चित्र है। वहीं पे आप भारत माता की जय भी लिख सकते हैं। तो 1.1 की तस्वीर आप बच्चों शांति से देखो और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 1.2 की तस्वीर में आप देख सकते हैं जल मार्ग दिया हुआ है। जो जल मार्ग ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में नक्शा दिया गया है। उसमें सबसे पहले ये वाला बॉक्स हम देखते हैं, उसमें जल मार्ग दिए गए हैं। एक ये पहला
पुराना जल मार्ग जमीन मार्ग दिखाई दे रहा है और दूसरा नए जल मार्ग की खोज यहाँ पे दिखाई दिया है। तो सबसे पहले हम पुराना जल मार्ग के बारे में जानेंगे। तो पुराने जल मार्ग के यहाँ पर है। तो यहाँ पर पुर्तगाल, जिनीवा, वेनिस, इस्तंबुल, तुर्किस्तान, बगदाद, ईरान, इराक और भारत। और भारत में आया हुआ बंदर जो है कालीकट, वो पुराना जलमार्ग और जमीन मार्ग है। यहाँ से यहाँ तक पुराना जमीन जल मार्ग है। और दूसरा देखते हैं नए जल मार्ग की खोज। तो नए जल मार्ग की खोज में हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले यहाँ पे दिया गया है कोचीन, मोजाम्बिक, कैपुटगोडो और यहाँ से होकर पुर्तगाल लिस्बन तक नए जलमार्ग की सोच की गई है। तो यहाँ पे बच्चों आपको आगे ये जो चैप्टर है उसमें आगे के पेज में प्रश्न दिया गया है। तो इस नक्शे में से आपको नए जलमार्ग और पुराने जलमार्ग कहाँ से कहाँ होकर गुजरता है इसका हमें उत्तर देना है। तो आप शांति से ये जो नक्शा दिया गया है उसमें नए जलमार्ग और जो पुराने जलमार्ग जमीन मार्ग हमें शांति से देखने हैं। बच्चों हम आगे देखते हैं। विचार कीजिए, यूरोप से भारत आना हो तो स्थल मार्ग से कहाँ कहाँ से गुजरना पड़े। तो बच्चों हम यूरोप से भारत आना हो तो स्थल मार्ग हमें देखने के लिए 1.2 की जो तस्वीर दी गई है उसमें हमें जो जल मार्ग दिया गया है उसकी हमें मदद लेनी है। इससे हमें पता चलेगा कि यूरोप से भारत आना हो तो किस किस स्थल से जाना और गुजरना पड़ता है। पुर्तगाल से भारत आना हो तो समुद्री मार्ग से कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है। तो पुर्तगाल से भारत आना हो तो समुद्री मार्ग से हमें होकर लिस्बन, कैपुटगोडो, मोजाम्बिक और कोचीन तक आना पड़ता है। आज विदेश जाना हो तो कौन से मार्ग से आप अधिक उपयोग करते हैं। आज हमें विदेश जाना होता है तो हम हवाई मार्ग से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। समय बीतने के साथ ही यूरोप के अन्य देशों के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने की शुरुआत की। समय जैसे जैसे बीतता जाता है उसी तरह यूरोप के अन्य देशों के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने की शुरुआत की। आइए बच्चों हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से एक इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। यानी कि भारत सबसे पहले आने वाले जल मार्ग को खोजने वाला बीड़ा उठाने वाला साहसिक नाविक जो इटली में रहने वाला था उसका नाम कोलंबस था। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा में भी जाया जा सकता है। उसे मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा में भी जाया जा सकता है। ऐसा क्यों विचार किया होगा, ऐसा क्यों विचार आया होगा, इस पर विचार करें। कोलंबस ईस्वी 1942 में भारत आने के लिए निकला परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुंचा। जो क्रिस्टोफर कोलंबस ईस्वी 1942 में भारत आने के लिए निकलता है परंतु आकस्मिक यानी कि अचानक रूप से वो अमेरिका जा पहुंचता है। वह जब तक जीवित था तब तक स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा। कोलंबस जब तक जिंदा रहा तब तक स्वयं यानी कि अपने आप को हिंदुस्तान को खोजने वाला यानी कि हिंदुस्तान की
खोज करने वाला खुद को मानता रहा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे को टापू को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे टापुओं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो बच्चों हम आगे का पेज देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम वास्को द गामा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गामा वास्को द गामा 1.3 की तस्वीर आप देख सकते हो। 1.3 की तस्वीर आप देख सकते हो। तो झामुरिन के दरबार में वास्को द गामा पहुंचे हैं, वही यहाँ पे चित्र दिया गया है, वो तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों आइए हम वास्को द गामा के बारे में जाने। भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी वास्को द गामा था। यानी कि भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी यानी कि पुर्तगाल देश में रहने वाला वास्को द गामा था। उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिन द्वीप पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उस समय कालीकट के राजा जामोरिन थे। जामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी, यानी कि उसका जहाज अफ्रीका से दक्षिण केप ऑफ गुड होप पर होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मिलिन द्वीप पहुंचकर हिंदी महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ, यानी कि वहां से गुजरते हुए मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से, यानी कि मोहम्मद इब्न मजीद नाम की खलासी की मदद लेते हैं। वो 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उस समय कालीकट के राजा जामोरिन था। जामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी। जामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दे दी। ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। इसी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनाकर अबुकर्क नामक एक सेनापति को उसका रक्षण नियुक्ति किया। उसने चारों तरफ किला बनाकर, यानी कि जो कोठी स्थापी है उसके चारों ओर किला बनाकर उस किले का अबुकर्क नामक एक सेनापति को उसका रक्षक भी नियुक्ति कर दिया। अबुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़ता है। इसी सन 1506 में गोवा जीत लिया। अबुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए इसी सन 1506 में गोवा जीत लिया। 100 वर्ष में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि 100 वर्ष पूर्ण करते हुए पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो बच्चों हम आगे पुर्तगालियों का शासन का अंत कैसे हुआ वो हम देखेंगे, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो यहाँ पर है। तो पुर्तगालियों के शासन का अंत कैसे हुआ वो हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गादी पर था। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के व्यवहारों की शिकायत शाहजहां से की। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों की दुर्व्यवहार यानी कि दुष्व्यवहार की शिकायत
शाहजहां से कील। परिणाम स्वरूप शाहजहां के आदेश से पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप शाहजहां के उसके आदेश के अनुसार पुर्तगालियों की जो हुगली थी, कोठी स्थापित थी, उस कोठी को तोड़ दिया गया और उनके जहाजी बेड़ों को जला दिया गया और उसके जहाजी बेड़ो थे उसको जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। उसी तरह पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और पुर्तगालियों का शासन केवल दीव दमन और गोवा पर सीमित हो गया और पुर्तगालियों का शासन केवल यानी कि बस इतने ही जो केंद्र शासित प्रदेशों थे उन पे उस पे ही रहा गया, जैसे कि दीव दमन और गोवा तक ही सीमित हो गया। तो बच्चों हम आज इस वीडियो में यहाँ तक देखेंगे। आगे का सेशन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे। जो बच्चों वीडियो मेरा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, अन्य फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।